नमस्कार। आज के गणित शिक्षण में मैं रश्मि परमार, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका स्वागत करती हूँ। आज के सत्र में हम कक्षा 11 की गणित के चौथे अध्याय सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण पर चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा के बिंदु हैं सम्मिश्र संख्या की भूमिका। हमारे चर्चा के बिंदु हैं सम्मिश्र संख्या की भूमिका, सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित यानी कि योग, अंतर, भाग, गुणनफल, सम्मिश्र संख्याओं का मापांक और संयुग्मी किसे कहते हैं, आर्गन तल कैसा होता है और उसमें सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, और इस सत्र पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले आते हैं सम्मिश्र संख्या की भूमिका पर। समीकरण x² + 1 = 0 का कोई वास्तविक हल नहीं है, क्योंकि x² + 1 = 0 से हमें x² = -1 प्राप्त होता है और प्रत्येक वास्तविक संख्या का वर्ग श्रेणीत्तर होता है। इसीलिए वास्तविक संख्या प्रणाली को वृहत प्रणाली के रूप में बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम समीकरण x² = -1 का हल प्राप्त कर सकें। वास्तव में मुख्य उद्देश्य समीकरण ax² + bx + c = 0 का हल प्राप्त करना है, जहां विविधकार d = b² - 4ac > 0, जो कि वास्तविक संख्याओं की प्रणाली में संभव नहीं है। अब जैसा कि हम देखें कि हमारे पास समीकरण है x² + 1 = 0। अब इसे अगर हम हल करते हैं तो x² बराबर हो जाता है -1। अब x² को यदि हमने हल करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो ये हमारे पास होगा -1 +, जो कि वास्तविक संख्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकेगा। और जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि विविधकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट d b² - 4ac का मान यदि 0 से कम आता है तो उस केस में हमारा जो द्विघात समीकरण है उसके मूल काल्पनिक हो जाते हैं। तो इस सत्र में हम उन्हीं काल्पनिक मूलों को किस प्रकार से हल किया जाता है और उससे किस प्रकार की सम्मिश्र संख्या बनती है उसके बारे में जानेंगे। अब आते हैं सम्मिश्र संख्या पर। a + i b के प्रारूप की एक संख्या जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं, एक सम्मिश्र संख्या परिभाषित करती है, जैसे कि 2 + 3i। तो यहाँ पर सम्मिश्र संख्या है, इसको हम z = a + i b के रूप में लिखते हैं। तो z एक सम्मिश्र संख्या हो गई जो a + i b के रूप में लिखी गई है, जहां a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो a + i b एक सम्मिश्र संख्या, जिससे कि हमारे पास जो a है वह इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग है और इसको रियल z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रियल z यानी कि सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग। इसके बाद आते हैं इसके काल्पनिक भाग में। तो b जो आइटा के साथ लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, इमेजिनरी z, जो कि बराबर b है, और रियल z जो कि बराबर a के है। अब है सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित। इसमें हम जानेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर, सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल, उसके पश्चात आइटा की घात यानी पावर ऑफ i, एक ऋण वास्तविक संख्या के वर्गमूल और तत्समक।
तो पहले आते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का योग। यहाँ पर हमने Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं मानी हैं, जहां Z1 का मान है a प्लस आइटा b और Z2 का मान है c प्लस आइटा d। तो दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 प्लस Z2, यदि हम इन्हें दोनों को जोड़ते हैं तो यह भी एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। कैसे? Z1 प्लस Z2 अगर हम करते हैं तो ये हो गया a प्लस आइटा b और प्लस c प्लस आइटा d। तो a और a वास्तविक भाग है, इनको हम एक साथ लिखेंगे। वास्तविक भागों को रियल पार्ट a प्लस c हो गया, और जो काल्पनिक भाग है आइटा के साथ b प्लस d। तो ये वास्तविक भाग और यह काल्पनिक भाग, यानी Z1 प्लस Z2 एक सम्मिश्र संख्या होगी। इसके बाद आते हैं सम्मिश्र संख्या का अंतर। Z1 बराबर a प्लस आइटा b एक सम्मिश्र संख्या है, Z2 c प्लस आइटा d दूसरी सम्मिश्र संख्या है। तो दोनों का अंतर Z1 माइनस Z2 के रूप में लिखा जाएगा। तो Z1 माइनस Z2 बराबर होगा Z1 यानी a प्लस आइटा b और Z2 माइनस c प्लस आइटा d। तो वास्तविक भागों को एक साथ लिखेंगे हम अंतर के रूप में, प्लस काल्पनिक भागों को एक साथ लिखेंगे हम अंतर के रूप में। तो Z1 माइनस Z2 यह भी एक आपकी वास्तविक, यह भी एक सम्मिश्र संख्या है। अब आते हैं सम्मिश्र संख्याओं के योग के निम्नलिखित प्रगुण होते हैं। पहला है समवरक नियम। समवरक नियम कहता है कि यदि दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 और Z2 है तो दोनों को जोड़ने पर उन दोनों का योगफल भी एक सम्मिश्र संख्या होती है। तो यह है समवरक नियम। दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम, यानी Z1 प्लस Z2 दोनों सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ें तो अगर हम क्रम बदल दें, पहले Z2 फिर Z1 को जोड़ें, तो दोनों ही परिस्थिति में आपके पास सम्मिश्र संख्या समान प्राप्त होती है। तो क्रम विनिमय नियम। इसके पश्चात है सहचर्य नियम, यानी कि Z1, Z2, Z3 यदि तीन सम्मिश्र संख्या है तो पहले यदि हम Z2 और Z3 को जोड़ते हैं और फिर उसमें हम Z1 को जोड़ते हैं तो जो उत्तर हमें प्राप्त होता है, जो सम्मिश्र संख्या हमें प्राप्त होती है, वही सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2 को पहले जोड़ने पर और उसके साथ फिर Z3 को जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो यह है सहचर्य नियम। फिर है योग का तत्समक का अस्तित्व, यानी कि 0 प्लस आइटा 0 बराबर 0। तो 0 प्लस आइटा 0 सम्मिश्र संख्या का योज्य तत्समक है, जहां पर आप 0 को किसी भी सम्मिश्र संख्या के साथ जोड़ेंगे तो आपको वही सम्मिश्र संख्या पुनः प्राप्त होगी। फिर है योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, यानी Z बराबर a प्लस आइटा b के लिए यदि Z में हम उसका प्रतिलोम को यदि जोड़ते हैं तो उसके प्रतिलोम को जोड़ने से हमारे पास शून्य सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। अब है दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2। यदि दो सम्मिश्र संख्याएं इस प्रकार से हैं कि Z1 बराबर a प्लस आइटा b, Z2 बराबर c प्लस आइटा d, इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या Z1 Z2 प्राप्त होती है। तो Z1 Z2 अगर हम ज्ञात करते हैं तो Z1 Z2 बराबर a प्लस आइटा b मल्टीप्लाई बाय c प्लस आइटा d। इन दोनों को हमने गुणा किया तो ये आ जाएगा AC प्लस आइटा BC प्लस आइटा AD और प्लस आइटा स्क्वायर BD। तो हमारे पास ये है AC प्लस आइटा, ये काल्पनिक भाग हो गया, BC प्लस AD और प्लस आइटा स्क्वायर का मतलब है -1 और ये इसके साथ इनटू हो गया BD। तो ये हमारे पास आता है AC माइनस BD, इस गुणनफल का वास्तविक भाग और इस गुणनफल का
काल्पनिक भाग BC प्लस AB। तो यह भी जो गुणनफल Z1 और Z2 का हमारे पास प्राप्त हुआ है, यह एक सम्मिश्र संख्या है। पहला है संवरक नियम, यानी कि दो सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2 को परस्पर गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वह भी एक सम्मिश्र संख्या होता है। दूसरा है क्रम विनिमय नियम, यानी कि Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याओं के क्रम को बदलने से यदि गुणनफल ज्ञात करते हैं तो दोनों ही परिस्थिति में गुणनफल समान प्राप्त होता है। तीसरा है सहचर्य नियम, Z1, Z2, Z3 यदि तीन सम्मिश्र संख्या है तो Z2 और Z3 को पहले गुणा करके फिर उसमें Z1 गुणा करें तो वही हमें गुणनफल प्राप्त होगा, जहां हम Z1, Z2 को पहले गुणा करेंगे और फिर उसमें Z3 को गुणा करेंगे। चौथा है गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व, जहां पे 1 प्लस आइटा 0 बराबर 1 सम्मिश्र संख्या के गुणा का तत्समक है, जहां हम उसको Z के साथ किसी सम्मिश्र संख्या के साथ गुणा करेंगे तो वही सम्मिश्र संख्या हमें पुनः प्राप्त होती है। पांचवा नियम है गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, Z यदि कोई सम्मिश्र संख्या है A प्लस आइटा B तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/Z होगा, जहां पे Z को 1/Z से गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है। और छठा नियम है बंटन नियम, जो कि सामान्य संख्याओं की ही तरह यहाँ पर सम्मिश्र संख्या के साथ होता है। यदि Z1 को Z2 प्लस Z3 के साथ गुणा करते हैं तो यह वितरित हो जाता है Z2 और Z3 के साथ, तो ये हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। यदि Z3 को गुणा करते हैं Z1 और Z2 के साथ तो Z3 Z1 और Z2 के साथ वितरित हो जाएगा और यह होगा Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। आते हैं I की घात पावर ऑफ I बराबर अंडर रूट -1 यानी -1 का वर्गमूल होता है। अब अगर हम आइटा का वर्ग ज्ञात करें तो ये हो जाता है माइनस आइटा अंडर रूट माइनस आइटा का वर्ग, जो कि बराबर होता है -1 के। आइटा का क्यूब यदि याद करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं आइटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आइटा, जहां पे आइटा का स्क्वायर है -1 मल्टीप्लाई आइटा और ये बराबर हो जाएगा माइनस आइटा के। आइटा की घात 4, इसको हम लिख सकते हैं आइटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आइटा का स्क्वायर, तो ये होगा -1 गुणा -1 और ये बराबर आएगा 1 के। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं आइटा की पावर 9, तो आइटा की पावर 9 को हल करने से पहले हम देखिए आइटा का अगर हम स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं तो वो है -1 के, आइटा का क्यूब है माइनस आइटा और आइटा की पावर 4 है बराबर +1 के। तो यानी आइटा की पावर 4 जो कि घात 4 है, घात 4 होने पर इसका मान 1 आता है, तो यहाँ पर आइटा की घात 9 को हमें 4 के गुणांक के रूप में हमें ब्रेक करना होगा और फिर इसे लिख के आगे हल करना होगा। तो 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 8 गुणा आइटा, तो आइटा की पावर 8 यानी कि आइटा की पावर 4 का स्क्वायर गुणा आइटा, तो ये बराबर हो जाएगा +1 इंटू आइटा और इसका मान आएगा आइटा के। तो ये है आइटा की घात यानी पावर ऑफ आइटा। पावर ऑफ आइटा कहने का मतलब है यदि आइटा का पद 4 के गुणज के रूप में उसकी घात, तो इसका मान आइटा की पावर 4 यानी कि हम इसको लिख सकते हैं +1। यदि आइटा की घात है 4k + 1 तो हम इसे लिखेंगे आइटा की पावर 4k इंटू आइटा, जो कि बराबर हो जाएगी आइटा के। फिर है आइटा की पावर 4k + 2, अगर हम इसे लिख रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा आइटा की पावर 4k मल्टीप्लाई बाय आइटा स्क्वायर। तो आइटा की पावर 4 के गुणज में है तो ये हो गया 1 और आइटा स्क्वायर होता है -1, तो इसको हल करेंगे तो आएगा -1। और आइटा की पावर 4k + 3 यदि है तो हम इसे ब्रेक करेंगे तो हो गया आइटा की पावर 4k
मल्टीप्लाई बाय आइटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आइटा, तो 4k यानी कि +1 मल्टीप्लाई बाय आइटा स्क्वायर यानी कि -1 और मल्टीप्लाई बाय आइटा, तो ये सॉल्व करके आएगा माइनस आइटा। तो ये है आइटा की घात, जहां आइटा की घात 4 के गुणज में रूप हो तो उसका मान 1 होता है और अन्यथा उसका मान हम हल करने पर ज्ञात करेंगे। एक ऋण वास्तविक संख्या के वर्गमूल। अब जैसा हमने कहा कि आइटा बराबर होता है -1 के, यदि हमारी संख्या लिखी है √3 आइटा, तो √3 आइटा का मतलब है -3 रूट में। अब हम √3 आइटा का यदि स्क्वायर निकालते हैं तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर तो हो गया 3 और आइटा का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा -3 के। इसी को अगर हम लिखते हैं √3 आइटा का स्क्वायर -√3 आइटा का स्क्वायर, तो -√3 आइटा -√3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 और आइटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी -3, क्योंकि आइटा का स्क्वायर क्या होता है -1 के बराबर होता है। तो दोनों ही परिस्थिति में इनका मान √3 आइटा और या फिर -√3 आइटा, दोनों ही परिस्थिति में इसका जो मान आएगा -3 के बराबर आएगा। यदि हम व्यापक रूप में देखें, यदि कोई संख्या इस तरह से लिखी है तो इसको हम √a आइटा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और तत्पश्चात आइटा की घात के रूप में उसे हल कर सकते हैं। अब आते हैं तत्समक यानी कि आइडेंटिटीज। किन्हीं सम्मिश्र संख्याओं Z1 और Z2 के लिए Z1 + Z2 का होल स्क्वायर बराबर Z1 स्क्वायर + 2Z1 Z2 + Z2 का स्क्वायर। अब हमारे पास सम्मिश्र संख्या है Z1 और Z2 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं Z1 + Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 + Z2। वितरण नियम से Z1 हो जाएगा Z1 + Z2 और प्लस Z2 इंटू Z1 + Z2, ये बराबर हो गया Z1 Z2 यानी Z1 Z1 प्लस Z1 Z2 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 और Z2। Z1 Z1 यानी कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z1 Z2 प्लस क्रम विनिमय के कारण Z2 Z1 हो जाएगा Z1 Z2 प्लस और ये हो गया Z2 का स्क्वायर बराबर Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। तो ये पहली आइडेंटिटी थी Z1 + Z2 का होल स्क्वायर बराबर Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरी आइडेंटिटी Z1 - Z2 का होल स्क्वायर बराबर Z1 स्क्वायर - 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से तीसरी आइडेंटिटी Z1 + Z2 का क्यूब बराबर Z1 क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 का क्यूब। चौथी आइडेंटिटी Z1 Z2 का क्यूब बराबर Z1 क्यूब - 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर माइनस Z2 का क्यूब। और पांचवी आइडेंटिटी Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर बराबर Z1 + Z2 इंटू Z1 - Z2। ये तो थी तत्समक सम्मिश्र संख्याओं की यानी कि आइडेंटिटीज। अब आते हैं सम्मिश्र संख्याओं का मापांक और संयुग्मी, द मॉडुलस एंड द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए z बराबर a + आइटा भी एक सम्मिश्र संख्या है, तब z का मापांक इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा और ये ऋणोत्तर संख्या √a² + b² के द्वारा परिभाषित किया जाएगा। अर्थात z का मापांक बराबर
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का संयुग्मी हम इसके संयुग्मी z के द्वारा दर्शाया जाता है और सम्मिश्र संख्या a माइनस बी आइटा b होता है। अर्थात z का संयुग्मी इस तरह से प्रदर्शित करा जाता है। z कोई सम्मिश्र संख्या है x प्लस आइटा y। अब z का मापांक हम याद करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब इसका संयुग्मी अगर z का हमें ज्ञात करना है तो z बराबर सम्मिश्र संख्या है x प्लस आइटा y, तो इसके संयुग्मी को हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे और यह हो जाएगा x माइनस आइटा y। उदाहरण के लिए z यदि कोई संख्या है 3 प्लस 2 आइटा, तो इसका जो मापांक है वो तो हो जाएगा रूट 3 3 9 प्लस 2 2 4 बराबर रूट 13। और अगर इसका संयुग्मी हमने ज्ञात करना है z का संयुग्मी तो ये बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 आइटा। अब है आर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण सम्मिश्र संख्याओं का। x अक्ष y अक्ष हमारे पास इस प्रकार से है, x डैश x और y डैश y, जहां x डैश x वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है और y डैश काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो हम इस सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आइटा y, यानी कि x अक्ष वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, y अक्ष काल्पनिक भाग को प्रदर्शित कर रहा है। तो जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर बिंदु दिया गया है x, y के रूप में, x, y के रूप में, तो यहाँ पर हमारी सम्मिश्र संख्या हो जाएगी 2 प्लस 4 आइटा। इसी तरह से यहाँ पर हमारी सम्मिश्र संख्या हो जाएगी -2, 3 बिंदु पर -2 प्लस 3 आइटा। -5, -2 बिंदु पर ई बिंदु पर हमारी सम्मिश्र संख्या हो गई -5 माइनस 2 आइटा। 0, 1 यानी सी बिंदु पर सम्मिश्र संख्या हो जाएगी 0 प्लस आइटा। डी बिंदु पर सम्मिश्र संख्या हो गई 2 प्लस 0 आइटा। एफ बिंदु यानी कि 1, -2 पर सम्मिश्र संख्या हो जाएगी 1 माइनस 2 आइटा। अब इस सम्मिश्र संख्या का मापांक हमें यदि प्रदर्शित करना है तो P यानी कि Z कोई सम्मिश्र संख्या है जो कि है x प्लस आइटा y, तो इसको हम मापांक यानी Z का मापांक बराबर हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम इस रेखा के द्वारा P बिंदु पर प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हमें इस Z जो सम्मिश्र संख्या है x प्लस आइटा y, इसके संयुग्मी को प्रदर्शित करना है, इसका संयुग्मी z बराबर x माइनस आइटा y है, तो यहाँ पर हमारा ये बिंदु संयुग्मी आ जाता है x माइनस आइटा y, जहां हमने कहा x वास्तविक भाग है और y काल्पनिक भाग है। अब आते हैं हम इस सत्र के पहले प्रश्न पर। सम्मिश्र संख्या आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19 को a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त करना है। तो आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19 बराबर, जैसा हम जानते हैं कि आइटा की पावर यदि 4 के गुणज में है तो उसका मान 1 होता है, तो 9 को हम 4 के गुणज के रूप में ब्रेक करेंगे और इसे लिखेंगे आइटा की पावर 8 इंटू आइटा प्लस आइटा की पावर 19 को भी इसी प्रकार से लिखेंगे आइटा की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय आइटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आइटा, तो हो गया आइटा की पावर 19। आइटा की पावर 8 यानी कि +1 मल्टीप्लाई बाय आइटा प्लस आइटा की पावर 16 यानी कि +1 प्लस आइटा का स्क्वायर यानी कि -1 और ये है प्लस आइटा। आगे सॉल्व करेंगे, ये आया आइटा और आगे से सॉल्व करने पर हमारे पास आया माइनस आइटा, तो ये हो गया आइटा माइनस आइटा बराबर 0। अब इस सम्मिश्र संख्या को हमने a प्लस आइटा के b के रूप में व्यक्त करना है, तो हम इसे लिखेंगे 0 प्लस आइटा इंटू 0।
तो ये हो गई a प्लस आइटा b की फॉर्म। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। सम्मिश्र संख्या √5 + 3 आइटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो z बराबर है √5 + 3 आइटा। इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, जो कि हो जाएगा 1/z, जिसे हम लिख सकते हैं 1/√5 + 3 आइटा। अब इस संख्या का जो हमारे पास आई है, इसके संयुग्मी से गुणा भाग करेंगे, तो गुणा भाग करने पर हमारे पास आएगा √5 - 3 आइटा अपॉन √5 - 3 आइटा। अंश में आ जाएगा √5 - 3 आइटा और हर में हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 3 आइटा का स्क्वायर। ये बराबर होगा √5 - 3 आइटा अपॉन √5 का स्क्वायर यानी कि 5 माइनस ये हो गया 3 3 9 आइटा का स्क्वायर। आइटा का स्क्वायर होता है -1, जिसके कारण ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया √5 - 3 आइटा अपॉन 14। इसको हम a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14 आइटा। तो ये प्रश्न 2 का हल, जहां पे √5 + 3 आइटा का हमने गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात किया है। अब है प्रश्न 3। तीसरे प्रश्न में यदि z1 बराबर है 2 - आइटा और z2 बराबर है 1 + आइटा, तो हमें z1 + z2 + 1 अपॉन z1 - z2 + आइटा का मापांक ज्ञात करना है। तो हमारे पास है z1 + z2 + 1 अपॉन z1 - z2 + आइटा का मापांक। z1 का मान यहाँ पे रखेंगे, तो हो जाएगा 2 - आइटा ब्रैकेट प्लस z2 यानी कि 1 + आइटा और +1 अपॉन z1 2 - आइटा माइनस 1 + आइटा और प्लस आइटा का पूरे का मापांक। ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास आया 2 - आइटा प्लस 1 प्लस आइटा प्लस 1 अपॉन 2 - आइटा -1 - आइटा और प्लस आइटा, इस पूरे का मापांक। आइटा से आइटा कैंसिल, हमारे पास अंश में बचा 4 से आइटा कैंसिल, यहां बचा 1 - आइटा। अब हम इसको हर में लिखा है 1 - आइटा, तो इसको इसके संयुग्मी से गुणा भाग करेंगे 1 + आइटा अपॉन 1 + आइटा। ऐसा करने से हमारे पास प्राप्त होगा 4 + 4 आइटा अपॉन 1 - आइटा इंटू 1 + आइटा यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1 + 1 बराबर 4 + 4 आइटा अपॉन 2। 2 से 4 और 4 को कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 2 + आइटा। ये पूरा इसका मापांक हमें ज्ञात करना है। तो 2 + 2 आइटा का मापांक हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया √2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग यानी कि √8, जो कि बराबर हो जाएगा 2√2। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। यदि a + आइटा b, c + आइटा d, e + आइटा f इंटू g + आइटा h इक्वल टू a + आइटा b है, तो दर्शाइए कि a² + b² इंटू c² + d² इंटू e² + f² इंटू g² + h² इक्वल टू a² +
बी स्क्वायर। हमें दिया है ए प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस आइटा डी इंटू ई प्लस आइटा एफ इंटू जी प्लस आइटा एच इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। दोनों पक्षों का हम मापांक याद करेंगे तो ये हो गया ए प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस आइटा डी इंटू ई प्लस आइटा एफ इंटू जी प्लस आइटा एच, और इसका मापांक बराबर ए प्लस आइटा बी का मापांक। हमने दोनों पक्षों का मापांक याद किया है। मापांक के गुण से हमारे पास ये हो जाएगा ए प्लस आइटा बी का मापांक मल्टीप्लाई बाय सी प्लस आइटा डी का मापांक मल्टीप्लाई बाय ई प्लस आइटा एफ का मापांक मल्टीप्लाई बाय जी प्लस आइटा एच का मापांक बराबर ए प्लस आइटा बी का मापांक। मापांक की परिभाषा से ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी प्लस आइटा डी का मापांक सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई प्लस आइटा एफ का मापांक ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और जी प्लस आइटा एच का मापांक जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ए प्लस आइटा बी का मापांक हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से यह वैल्यू सिद्ध होती है जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होता है। इस सत्र में हमने जो कुछ भी चर्चा की, आइए उस पर अपना एक मूल्यांकन करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे लिए, सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? सम्मिश्र संख्या जो वास्तविक व काल्पनिक भागों को मिलाकर बनती है, x प्लस आइटा y या a प्लस आइटा b, जहां x या a वास्तविक भाग, b या y काल्पनिक भाग है, तो इसी संख्या को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या का वास्तविक और काल्पनिक भाग कौन सा है? यदि z बराबर a प्लस आइटा b लिख रहे हैं, a वास्तविक भाग हो गया और b काल्पनिक भाग हो जाएगा। तीसरा है, z का गुणात्मक प्रतिलोम किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? तो z का जो गुणात्मक प्रतिलोम है z माइनस वन, यानी z की पावर माइनस वन भी बोल सकते हैं, या उसको 1/z मानकर भी आप हल कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, सम्मिश्र संख्या z और इसके संयुग्मी को आर्गन तल में किस प्रकार निरूपित किया जाता है? तो आर्गन तल में हमारे दो प्रकार के अक्ष हैं, x और y, जहां x अक्ष वास्तविक भाग को और y काल्पनिक भाग को प्रदर्शित करता है। तो इसी की सहायता से हम किसी सम्मिश्र संख्या को आर्गन तल पर निरूपित कर सकते हैं। और x प्लस आइटा y का मापांक कितना होता है? तो x प्लस आइटा y का मापांक बराबर √x² प्लस y² होता है। तो आज इस सत्र में हमने चर्चा की कि सम्मिश्र संख्या की भूमिका क्या है, सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं, सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित कौन कौन से होते हैं, योग, अंतर, भाग, और इस पर आधारित हमने उनके गुणों को भी इस पर चर्चा की थी। सम्मिश्र संख्याओं का मापांक और संयुग्मी किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, आर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण किसी सम्मिश्र संख्या का किस प्रकार किया जाता है, इस पर भी हमने चर्चा की, और अंत में इस चर्चा पे आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करने का हमने प्रयास किया। तो इसी सत्र पर आधारित आप लोगों के लिए एक गृह कार्य है, पिछली कक्षा के गणित विषय में पढ़ी गई उन द्विघात समीकरणों को हल कीजिए जिनके मूल काल्पनिक हों, तथा उनको आर्गन तल में ध्रुवीय पर निरूपण करने का प्रयास कीजिए। अब कक्षा 10 में हमने कुछ द्विघात समीकरण इस प्रकार के किए थे
जिनके मूल काल्पनिक थे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डी b² - 4ac का मान 0 से कम था। तो उन समीकरणों को आपने हल करना है सम्मिश्र संख्या के रूप में और उनको फिर आर्गन तल में निरूपण करके आपने दिखाना है। उम्मीद है इस सत्र में हमने जो कुछ भी चर्चा की आपको भली भांति समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।